बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल किशोर, रामा हॉस्पिटल करनाल से। आज मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करूंगा हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक की बहुत सारी बीमारियों में से हार्ट अटैक एक बीमारी है। इससे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में कुछ लाइनें विस्तार से बताना चाहूँगा कि हमारा जो हार्ट है ये एक गॉड गिफ्ट है जो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हर मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हार्ट की मांसपेशियां हैं। यहाँ से हार्ट ब्लड पंप करता है फेफड़ों में और बाकी पूरे शरीर में। हार्ट की मसल को भी खून चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो हार्ट को प्राप्त होती है। अगर आप ये लाल कलर की धमनियाँ देखेंगे, इसको कहते हैं हार्ट के ब्लड वेसल्स। ये हमारे हार्ट में 3 मेन ब्लड वेसल्स होते हैं। 2 ब्लड वेसल्स लेफ्ट साइड में, 1 और 2, और 1 ब्लड वेसल राइट साइड में। तो हार्ट को खून सप्लाई करने के लिए प्रकृति ने 3 तरह के खून की धमनियाँ बनाई हैं, जिसमें 2 लेफ्ट साइड में हैं और 1 राइट साइड में है। किसी भी इन तीनों में से किसी भी धमनी का अगर खून का प्रभाव रुकेगा तो उसे हम सिंपल भाषा में हार्ट अटैक कहेंगे। तो सपोज़ कीजिए अगर ये धमनी का ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो इसके बाद जितने भी हार्ट की मसल्स हैं उसके अंदर सूजन आनी शुरू हो जाएगी। जैसी सूजन आएगी वैसे ही हमें पेन होना शुरू हो जाएगा। सो बात करते हैं हार्ट अटैक के लक्षण की। हार्ट अटैक के लक्षण मेनली 2 तरीके से हम नज़रिए से देखते हैं। एक जो क्लासिकल होते हैं, जो एक आम भाषा में छाती में दर्द, गले में दर्द, जबड़े नीचे वाले जबड़े में दर्द, कमर में दर्द, दोनों बाजुओं में दर्द और एल्बो तक हैवीनेस। ये दर्द जनरली जब भी आप काम करेंगे तो बढ़ जाएगा और जब भी आप बैठ जाएंगे तो आराम हो जाएगा। ये हार्ट अटैक के लक्षण की एक खास बात होती है। जो नॉन क्लासिकल पैटर्न होते हैं उसमें दर्द नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ का पेशेंट है या काफ़ी एल्डरली पेशेंट हैं या किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उसके अंदर दर्द नहीं होता है। उसके अंदर दूसरे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सांस चढ़ना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, चलने पे घबराहट होना। तो ये सिम्टम्स भी, ये लक्षण भी हार्ट अटैक को ही पॉइंट आउट करते हैं। सो हार्ट अटैक सिर्फ दर्द नहीं है, दर्द के अलावा के जो दूसरे सिम्टम्स हैं उसमें भी हार्ट अटैक वो भी हार्ट अटैक को डिनोट कर सकते हैं। सो सबसे पहले इनमें से कोई भी अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए ताकि इन लक्षण के हिसाब से प्रॉपर जांच की जा सके कि और उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और टाइमली उसको इंटरवीन किया जा सके। बात करते हैं अब जांचों की। तो कुछ जांचें हैं जो हमें एक क्लू देती हैं कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं है। सबसे बेसिक जो जांच है वो है ईसीजी। ईसीजी से हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक इस वक्त चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन कई पेशेंट्स की ईसीजी भी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। उस केस में हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि टीएमटी है, इकोकार्डियोग्राफी है। और अगर फिर भी शक रहता है तो फिर हमें एंजियोग्राफी के ऊपर जाना पड़ता है, जैसे इसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड एक स्ट्रेटजी कहते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हार्ट अटैक और ब्लॉकेजेस। उसके बाद इनका जो ट्रीटमेंट पार्ट है, मेनली ट्रीटमेंट पार्ट 2 लाइन में हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को इमरजेंसी है या नहीं है। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन, पसीने, घबराहट, बीपी कॉम्प्रोमाइज़, ये सब रेस्टिंग स्टेट में चल रहा है तो हमें तुरंत कुछ ना कुछ इंटरवीन करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी की जाएगी या फिर वो अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको या तो स्टेंट के थ्रू खोलना पड़ेगा। अगर ब्लॉकेज 70-80% से कम है तो उसे मेडिकल या दवाइयों पे रखना पड़ेगा। दूसरा जो रास्ता है, जहाँ कैथ लैब की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ खून पतला करने का इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिसको फिब्रिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेस, रेटिप्लेस
या टेनेक्टिव प्लेज, इस तरह की दवाई दी जाती है जो कि थक्के खोलने में सक्षम होता है। जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है उसके बाद पेशेंट को फिर कैथ लैब फैसिलिटीज़ में शिफ्ट किया जाता है जहां एंजियोग्राफी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ब्लॉकेज दूर हुई है कि नहीं हुई। सो ये जो पार्ट है ये सब पार्ट है इमरजेंसी ट्रीटमेंट का। सेकंड केसेस होते हैं इलेक्टिव केसेस। पेशेंट ओपीडी में आ रहा है, उन्हें चलने पे सिम्टम्स हो रहे हैं बट रेस्टिंग स्टेट में ही इज़ कंफर्टेबल, इसकी ईसीजी नॉर्मल है, इकोकार्डियोग्राफी नॉर्मल है। उस केसेस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अपनी एंजियोग्राफी जितनी जल्दी हो उससे करवा लीजिए ताकि बीमारी की गहराई को एग्जैक्ट तरीके से मापा जा सके और पेशेंट का जो रिस्क है उस बीमारी की वजह से उसको हम कम से कम कर पाएँ। उस स्थिति में पेशेंट अपनी इच्छानुसार डॉक्टर से समय लेकर एंजियोग्राफी करवा सकता है और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। थर्ड पोजीशन आती है पेशेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है और सडनली फेल डाउन हो जाता है, क्लैप्स कर जाता है, उसका हार्ट रुक जाता है किसी भी मेजर अटैक की वजह से। ये एक ड्रेडफुल कंडीशन है, इसमें डॉक्टर से ज़्यादा पब्लिक का ज़्यादा रोल है। और रोल क्या है, उस जब भी पेशेंट फेल डाउन होगा, हार्ट रुकेगा, 5 या 6 मिनट्स के लिए हमारे पास फिर भी समय रहता है कि अगर कोई उसको चेस्ट कंप्रेशन दे तो पेशेंट के रिवाइवल के चांस सर्वाइवल के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर में समाज का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन करना है और लगभग 120 से 30 बार प्रति मिनट के हिसाब से। सीपीआर की प्रक्रिया कैसे की जाती है ये आपको एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जनरली हम रामा हॉस्पिटल में हर संडे को या हर सैटरडे को, शनिवार को, इतवार को, हर शनिवार को हम एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें कोई भी पब्लिक का कोई भी ग्रुप आके उसको सीख सकता है। तो ये एक समाज का दायित्व है कि जिम्मेदारी है कि उसको आना चाहिए और कोई भी पर्सन अगर फेल डाउन हुआ हार्ट अटैक की वजह से उसको तुरंत सीपीआर दी जा सके। धन्यवाद।